हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आप लोग इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं और फिजिक्स क्लास 12th के पढ़ रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग जो लाभ उठा पा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। हम लोग इस टॉपिक का, इस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा था, विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक के रहते हुए और डाइलेक्ट्रिक के ना रहते हुए। आपने क्या देखा था? एप्सिलॉन नॉट A/D विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता था तो के टाइम उस पर मल्टीप्लाई हो जाता था। ये चीज़ हमने जाना कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम बढ़ जाता है, यानी कि के एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है। बात यहाँ तक कल के क्लास में हुई थी। इससे पहले हम लोग स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में आप लोगों से बात कर दी थी। तो आज के क्लास में हम लोग जो लेकर के आए हैं, आज जो हम लोगों का मुद्दा है वो है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है वो निकालना, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं इंटायरली इलेक्ट्रोस्टेट के अंतर्गत, ये सारे चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, स्टेट जो चार्ज रेस्ट में रहते हैं उसके बारे में पढ़ा आपने। इससे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो वर्क डन करते हैं वो किसी चार्जेबल बॉडी के, किसी बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाता है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स हम वर्क डन करते हैं, तो वो वर्क डन जो है बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आज हम देखेंगे कैपेसिटर में क्या होता है। आज का हेडिंग हम लोगों का होगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझते हैं। आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टर का। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंसेज। ओके, ये कैपेसिटर होता है। उसका कैपेसिटेंस जो होता है C=Q/V। इसके बारे में आप लोगों ने जाना। सबसे पहली बात, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है। सपोज कीजिए आज हम लोग जो ड्राइव करने जा रहे हैं, आराम से इसको समझना है। ये हमारे पास एक कंडक्टर A है और एक कंडक्टर B है। दोनों पैरेलली रखे हुए हैं। तो जब हम इसको पैरेलली रख देते हैं तो पैरेलल एक दूसरे का हमने रख दिया इसको, तो यहाँ पर इसके बीच का सेपरेशन भी हम लोग ले लेते हैं कि D। चलिए सपोज करते हैं शुरुआत में इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि इस कैपेसिटर नहीं कह सकते, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं, जिसको ही कैपेसिटर हम लोग कहते हैं। अब सपोज करते हैं इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, वह
सपोज करते हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम चार्ज को, छोटा सा चार्ज को यहां से उठा करके इसमें डालें, छोटा सा चार्ज की बात कहें तो DQ चार्ज को, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, नेट चार्ज की बात करते हैं, दोनों पे चार्ज कुछ नहीं है, दोनों कंडक्टर है। हमने DQ चार्ज को उठा करके B कंडक्टर से A कंडक्टर पर डाला। पहला चार्ज को डालने में आपको पता है कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, आराम से इजी वे में ये चार्ज इस पर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग फर्स्ट चार्ज को कंडक्टर A पर रखेंगे B से ला करके, तो आपको पता है कि दोनों कंडक्टर चार्जेबल हो जाएंगे। आफ्टर ब्रिंगिंग चार्ज DQ फ्रॉम B to A, बोथ कंडक्टर हैव चार्ज्ड। ठीक है, तो जब चार्ज हो जाएंगे, तो जब हम अगला DQ चार्ज लाने की कोशिश करेंगे, अगला पार्ट चार्ज का, तो आपको पता चलेगा ये भी चार्जेबल है, ये भी चार्जेबल है। जब किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएंगे। आपको पता है पहले चार्जेबल नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब चार्ज हो गया, दोनों चार्जेबल बॉडी हो गए, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये चार्जेबल हो गया है, तो अब दूसरे चार्ज को यहाँ से लाने में, यहाँ से इसको उठाने में भी हमें वर्क करना पड़ रहा है, और यहाँ पर ला करके रखने में भी वर्क करना पड़ रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। बात समझ में आ रही है? पहले चार्ज को, जैसा कि हम लोग आपको पोटेंशियल में भी समझाए थे कि सबसे पहले जब हम चार्ज को लाए थे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। आज हम फिर बता रहे हैं कि कोई किसी चार्ज को, DQ चार्ज को आपने B से A पर ला करके रखा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फील्ड किसी चार्ज की वजह से नहीं था, इसलिए इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। बात क्लियर? शुरुआत में आपको बताया कि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आपने DQ चार्ज ला करके B से A पर रखा, तो दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्जेबल हो गए। दैट मीन्स दोनों कंडक्टर चार्जेबल हो गए। जब हम सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में जब हम चार्ज को लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों पर क्योंकि चार्ज हो गया है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स वर्क करके हमें चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर करना होगा। यहां से चार्ज को उठाने में भी हमें वर्क करना पड़ेगा, यहां लाने में भी वर्क करना पड़ेगा। हम मानते हैं एट t = 0 पर Q की वैल्यू 0 थी। ठीक है, क्योंकि Q 0 था तो V भी 0 था, और उसके कैपेसिटेंस मान लेते हैं, उसका कैपेसिटेंस C है, ऑलवेज C रहेगा, उसको मान लेते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, मान के चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहिए या कैपेसिटर कहिए, कैपेसिटर ही लिखिए, तो C लेते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, यानी कि इस कंडक्टर में चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी C है। इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब t हम लोग T पर आए, थोड़ा समय बीत गया, जब DQ चार्ज हम लाने लगे, तो हमने Q चार्ज को लाया यहाँ पर उठा करके। जब Q चार्ज को लाया तो C = आपको पता है क्या होता है, Q/V होता है। जब हम Q चार्ज को जब यहाँ से यहाँ ला लेंगे हम, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा उसका, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से चार्ज कटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप होंगे, यहाँ पर प्लस, यानी कि यहाँ पर -Q हो जाएगा और यहाँ पर +Q हो जाएगा। यहाँ पर -Q प्लस होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कितना चार्ज Q
बाय सी इक्वल टू क्यू बाय भी, यानी कि भी इक्वल टू आप कह सकते हैं क्यू बाय सी। कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस कितना है इस कंडक्टर का, सी। अब आगे चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो चार्ज है, इस दोनों पर चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज हम लाने में सफल हो गए। मतलब एक ऐसा कंडीशन आ गया, मतलब हमने वहां से टोटल प्लस क्यू चार्ज यहां पर लाया। तो हमने जितना चार्ज वहां से उठा करके लाएंगे उतने निगेटिव चार्ज वहां पे हो जाएंगे, क्योंकि वो चार्ज का डोनर है, ये चार्ज एक्सेप्टर है। ठीक है, एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चार्ज यहां से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको पता है, सबसे पहली बात, इस बात को भी आप समझिए कि कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हो रहे हैं। हम जो चार्ज उठा रहे हैं वहां से पॉजिटिव चार्ज उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की संख्या यहां पर बढ़ रही है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर यहां तक? चलिए, अब T इक्वल टू टी पर हमने क्या किया, Q इक्वल टू क्यू कर दिया। इतना चार्ज ला लिए हम लोगों ने, तब यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाय सी हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि फर्स्ट चार्ज जब हम dq लाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज को ला करके रखते जाएंगे धीरे धीरे वर्क डन बढ़ता जाएगा। दूसरे चार्ज को लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तीसरे चार्ज को लाएंगे तो उससे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, चौथे चार्ज को लाएंगे, क्योंकि चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो चार्ज का एक्यूमुलेशन कहिए, यहाँ पर चार्ज का स्ट्रेंथ कहिए, बढ़ता जा रहा है। चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है तो फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये यहाँ पर बात हो गई। अब हम कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल में आपको बताया गया था V इक्वल टू जो होता है, हालांकि चेंज इन पोटेंशियल होता है, तो डेल वही बात हुई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम किस चार्ज को ढो रहे हैं, dq चार्ज को ढो रहे हैं। ठीक है, इन पर आए कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम, जहां से ला रहे हैं B to A, बाय किस चार्ज को ला रहे हैं, dq। वही बात यहां पर, तो यहां से हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू V dq। कोई दिक्कत? यानी कि कह सकते हैं यहां से फॉर ब्रिंगिंग dq चार्ज फ्रॉम V कहे या डेल्टा V कहे, बात बराबर है। यहाँ V क्या लेते हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेता है। आपको पता होगा V जो हम लोग लेते हैं V प्लस और V माइनस, इसी को आप लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी आप लोगों को नहीं होगा। यहाँ पर पोटेंशियल जो क्रिएट हो जाएगा V प्लस हो जाएगा, यहाँ पर V माइनस हो जाएगा, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से। क्लियर दिख रहा है? चलिए, for bringing dq charge from infinity not from B to A, the work done is dw, यानी कि इस वर्क डन को कह सकते हैं V dq, कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जैसे जैसे चार्ज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, प्रत्येक चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो शुरुआत में हमने
कोई चार्ज नहीं लाया तो 0 वर्क करना पड़ा फर्स्ट चार्ज को लाने में। जब हमने लास्ट चार्ज को लाया तो W वर्क डन करना पड़ा। शुरुआत में अगर हम VdQ की बात करें, शुरुआत में हमने चार्ज नहीं लाया और लास्ट चार्ज जो लाया Q लाया, लास्ट Q लाया। देखिए VdQ, V का वैल्यू हम रख सकते हैं Q बाय, V का वैल्यू रख सकते हैं Q बाय C dQ लिख सकते हैं, Q बाय C dQ। ठीक है, हमने लिखा dW कहाँ से 0 से लेकर W तक इंटीग्रेट किया और शुरुआत में कोई वर्क डन नहीं था तो कोई चार्ज भी हम नहीं ला रहे थे। उसके बाद W वर्क डन में हमने Q चार्ज को लाया। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आप यहाँ पे आप पोटेंशियल की भी बात कर सकते थे। शुरुआत में पोटेंशियल 0 है और बाद में पोटेंशियल भी हो गया, यानी कि तब पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखते आप, तो हमने इसके टर्म में लिखा। अब यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, dW का इंटीग्रेशन W होगा। इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे 1/c कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर, Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, 0 से लेकर के Q तक करना चाह रहे हैं। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू कह सकते हैं 1/2c, इस 2 को बाहर कर लिए 1/2c इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो Q के बदले में बड़ी Q आ जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। 2 को तो हम यहाँ लिख दिए, लोअर लिमिट रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 उसको लिखते नहीं, तो Q स्क्वायर बाय 2c, यानी कि एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में होगा, ये जो वर्क डन करना पड़ेगा यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसी पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। यानी कि Q चार्ज को B प्लेट से A प्लेट पे लाने के क्रम में जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो सारे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएंगे। अब वो पोटेंशियल एनर्जी की बात आई तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगा, आपको पता है, जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको जो दिखता है, पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor in the form of electric field। कोई दिक्कत? अब कितना है वैल्यू उसका पोटेंशियल एनर्जी का, Q स्क्वायर बाय 2c, ये आपको दिख रहा होगा। हमने क्या बताया, जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वह क्या होता है, यही सारे क्या है, एनर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आपने क्या जाना, हम आगे चलते हैं इस एक्सप्रेशन को और आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम अब इस एक्सप्रेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें ऊपर, चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं। कैपेसिटेंस इसका C है, आपको पता है। चलिए कैपेसिटेंस इसका C है, चलिए सब बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी यहाँ पर निकाला, क्या निकाला, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा अब कुछ और चीज़ें। U इक्वल टू हम लोगों ने अभी क्या निकाला, ये पोटेंशियल एनर्जी है, Q स्क्वायर बाय 2c। ठीक, Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम
ये जो फॉर्मूला जानते हैं C = Q/V, ये तो आपको पता है कि इस C, Q और V के बीच में रिलेशन है C = Q/V। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को Q और C के टर्म में लिखे हैं, तो हम इन टर्म्स ऑफ Q एंड V भी लिखना चाहते हैं। Q एंड V के रूप में लिखना चाहेंगे तो हमको C को हटाना होगा, तो C को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, Q/V लिख देंगे। क्या C का स्थान पे वही लिख देंगे ना, तो U = क्या हो जाएगा, Q² तो ऊपर में हो ही जाएगा। C के स्थान पे क्या लिखें, Q/V, C = Q/V, Q/V। कोई दिक्कत? यहाँ से Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ये V ऊपर चला जाएगा, तो हाफ QV इसको लिख सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला हो सकता है हाफ Q × V। अगर आपको Q और V के बीच में रिलेशन दिया है तो आप वहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब आप कहिएगा सर कि हमें इन टर्म्स ऑफ C एंड V लिखना है, तो इस बार हम Q को हटा देते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन लीजिएगा, तो Q के स्थान पे क्या लिखें, CV लिख दें, बताइए तो Q के स्थान पे CV लिखेंगे तो Q² है, तो C² V² / 2C, एक C से एक C मर जाएगा, यानी कि हाफ CV²। ये भी एक फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। हमने इसी फार्मूला से तीनों निकाला, Q² / 2C। आपको जो टर्म आपके पास पता रहेगा उसके अनुसार से आप निकाल सकते हैं। एक हाफ CV² और हाफ Q × V, इसको भी आप लिख सकते हैं हाफ Q² / CV लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था, हमने जो बताया ये पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ तक आपको ये भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने जाना किस किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हम इसको दूसरे मेथड से भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ और बातें करते हैं और कुछ और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक वही है, लेकिन हम दूसरे तरह से इसे क्या करते हैं, ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, ये हमारा +Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल V+, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, कैपेसिटर हम लोगों ने लिया। चलिए यहाँ से आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। 2 ठो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, आपको पता है। आपको पता है सिग्मा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लस ही दे रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर -Q चार्ज, V-। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस दोनों के बीच का सेपरेशन भी हम लोग देख लेते हैं। सेपरेशन इस दोनों के बीच का D है। सारा चीज़ तो हम लोग लिख दिया। देखिए इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये चार्ज है, ये भी चार्जेबल बॉडी है, ये भी चार्जेबल कंडक्टर कह सकते हैं। ये कंडक्टर भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये कंडक्टर भी इस पर फोर्स लगाएगा। मैंने जो फोर्स की बात की, ये कंडक्टर इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो
तो यहाँ पर कह सकते हैं F किस पर, B पर, फोर्स अप्लाइड ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, कोई दिक्कत। और B कंडक्टर भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फोर्स अप्लाइड ऑन A ड्यू टू B। यानी कि आप कह सकते हैं दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। FBA का मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड ऑन B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन AB। ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कोई दिक्कत? क्या लगाएंगे, उस फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन दोनों के डिफरेंट होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा हम लिख देंगे, फोर्स अप्लाइड हम लिख लें बाय फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B इज इक्वल टू, अब लिख रहे हैं वही बात को, हम इसको क्या लिखे, F फोर्स अप्लाइड किस पर लगा रहे हैं, B पर, किसके द्वारा, A के द्वारा, इज इक्वल टू, अब किस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर। हम मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने Q चार्ज लिया। ठीक है, इस चार्ज का हम आपको पता है फोर्स लिखने के लिए हम चार्ज को लेते हैं, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिख देंगे, Q इंटू E हो जाएगा। इस पॉइंट, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। आपको पता है ये क्या है, चार्ज कंडक्टर है ये, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? इस चार्ज की वजह से यहां पर ये चीज हो जाएगा। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर, इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लेते हैं हम। A को क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A इसका। ठीक है, समझ गए? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू Q बाय A सिग्मा Q बाय A 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू होगा फोर्स का। दोनों एक दूसरे के पर फोर्स लगाएंगे इस वैल्यू से, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट से दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, दोनों का आपको पता है, दोनों का एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन वैल्यू फोर्स का यही होगा। कोई दिक्कत? अब आपको बताए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कोई दिक्कत? यहां से अब यहां से आपको बताया जाए, आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। कहीं आप ऐसे इसको देखिए तो लिख करके देखिए तो एक बार, Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट के Q स्क्वायर बाय 2
इसको अगर आप लिखें डी बाय एप्सिलन ए एप्सिलन नॉट है ये, तो इसको डी बाय, यही चीज़ उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/c लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/c। यही तो है ना, यही ना लाए थे क्यू स्क्वायर बाय 2c। यही क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, कोई दिक्कत? हम चार्ज को लाने की कोशिश करते हैं तो इसी फोर्स के अगेंस्ट चार्ज को लाते हैं। ठीक है, जो चार्ज जो आपने कटिंग करके जो आपने देखा लाया, चार्ज को लाया आपने ढो करके यहाँ से उठा करके यहाँ, तो इसी फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है, इसके अगेंस्ट आप वर्क डन करके चार्ज को लाते हैं, तो वही एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी को कहते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। आप इस तरह से भी ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए हम कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से। हालांकि आप एरिया ए बी वहाँ पे लिख दी, हालांकि आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, ये ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ये ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की बात है, और ये ए मतलब नॉमिनेशन की है इसका, ठीक है, लेकिन ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आ रहा है? चलिए, तो 1-2 करना चाहिए था। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग, उतना तो समझदार होंगे ही। चलिए क्यू स्क्वायर बाय 2c। चलिए अब हम आगे चलते हैं कुछ और टॉपिक पे। आप लोगों ने देखा क्यू, इससे हम इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू एन वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सी एन वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको मैंने लिख के दिखाया। तो उस तरह से आपको जैसा सिचुएशन आएगा वैसे फॉर्मूला का यूज आप कीजिएगा। हम कुछ अगले टॉपिक की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर रहती है। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और एक और टर्म डिफाइन करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन हमारा आया है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यही एक्सप्रेशन आया है u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, यही एक्सप्रेशन आया होगा, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, तो क्यू बाय ए होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी ने कहते हैं सिग्मा। यहाँ पर प्लस सिग्मा की बात कीजिए, यहाँ पर माइनस सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से Q को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए लिखेंगे ना। अगर हम यहाँ से Q को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। आप रख दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, Q का सिग्मा इंटू ए का होल स्क्वायर अपॉन 2c। C का भी वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ठीक है। C का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलन नॉट ए बाय डी, यही होता है। C का वैल्यू होता है एप्सिलन नॉट ए बाय डी। यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखिएगा, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाय नीचे में ई नॉट इंटू ए, यही होगा ना। ए से आप देखते हैं कट जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं ई नॉट और ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, एक एक्स्ट्रा। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग लिख लें इसको। चलिए अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये एक ए से एक ए कट जाएगा, बचेगा ऊपर में एक ए इंटू डी बचेगा ऊपर में। सबसे पहली बात तो आप देखिए सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग 2 छोड़ दिए, नहीं, हाँ 2 हम लोग मिस कर रहे हैं, ये वाला 2c जो है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा स्क्वायर है ऊपर, 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत? सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सिग्मा बाय ई को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए तो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि कल आप लोगों से बात किए थे हम लोग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इस चार्जेज की वजह से और इस कंडक्टर की वजह से, दोनों का एक साइड, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो आया था ना। तो हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को ई लिख सकते हैं, तो यानी कि सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसके बदले में ई स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब a इंटू डी को क्या लिख सकते हैं? a क्या है? एरिया है। d क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर देखिए सिग्मा स्क्वायर को भी लिख दिए, ई स्क्वायर को भी लिख दिए, इसके बदले में सिग्मा स्क्वायर भी खत्म हो गया, a इंटू डी के बदले में भी लिख दिए। बचा कौन सा टर्म? ये ई टर्म बचा, ई नॉट। समझ में आ रहा है? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन आया। वो क्या आया? आप यहाँ पर देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू भी। भी क्या है? वॉल्यूम है। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। u, इस भी को इधर लाइए, हम लिख सकते हैं u बाय भी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यहां से आप कह सकते हैं, इस सबको मिटा दें, इसको कह सकते हैं, इस टर्म को u बाय भी ये कह सकते हैं। इसका एक नाम देते हैं हम, इसको यहां लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। u बाय भी को हमने u रखा, u नाम लिया, छोटी u, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अब इसको क्या नाम दिया, इसको समझ लीजिए। u का मतलब होता है, छोटी u का मतलब होता है चार्ज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इस पूरे वॉल्यूम में जो है, इकाई वॉल्यूम में जो एनर्जी है उसी को हमने क्या लिखा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि स्टोर है कैपेसिटर। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इसके अंतर्गत, इस सबको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही ना एनर्जी स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, जो कि मैंने आपको बताया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी को आप कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक, इसलिए मैंने बताया कि कैपेसिटर के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, वो एक एनर्जी। तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ये चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ा, मिटा दें इसको। एक बार हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यानी कि यू पढ़ा, वो क्या था? Q²/2C। इसी को हमने क्या लिख सकते हैं? हाफ CV² लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? हाफ Q/V लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? ये तो पढ़ा। अब हमने पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा? एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 E²। यही पढ़ा ना? कोई दिक्कत? ये सारे चीज हमने आज पढ़ा। और पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला, एक पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा Q²/2A ε0। यही पढ़ा ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? इतनी बात को आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। इसको रिमाइंड कर लेना है। कल के क्लास में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कैपेसिटर के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल एक बार फिर से सारे फार्मूले को हम लोग स्टोर करेंगे, उसके बाद उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल हम लोग करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग कैपेसिटर को पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हम लोग सवाल को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।